हेलो, हेलो, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे क्लास में साइंस की धमाकेदार और 60 डे चैलेंज कोर्स में। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कल हम लोगों ने कल मैंने अपने क्लास में ये बताया आप लोगों को कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके चैप्टर में पढ़ने हैं। यानी कि पूरी सिलेबस के बारे में आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो आज का जो क्लास है डे 2 है। मैंने अपना डीएसएलआर रूल बताया था ना, डे 2। तो डे 2 यानी कि टोटल हमें 5 डेज़ में के चैप्टर प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब खत्म करने हैं। तो आज की क्लास में आपके प्यारे दिशु सर लेकर आ गए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की क्लास, जो कि डे 2 की क्लास है। तो जल्दी-जल्दी से फटाफट से अगर सभी बच्चे जुड़ जाएँगे तो मज़ा आ जाएगा। जो भी बच्चे हमारे कोर्स को बाय कर रखे हैं, फटाफट से जुड़ जाओ और आज की क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट। ठीक है बच्चा? तो कमेंट्स के लिए 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, चलो, चलो। सभी बच्चे आ चुके हैं हमारे क्लास में और आज की क्लास को हम करेंगे स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। जो कि आपके केमिस्ट्री का क्या है बच्चा? फर्स्ट चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने केमिकल चेंज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चा? केमिकल चेंज के बारे में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि केमिकल चेंज क्या होता है। व्हाट इज केमिकल चेंज? तो ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं? केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। देखो, ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो बने, इसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। अब ध्यान से समझना बच्चा, केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज की बात करें तो इसमें आपके जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, कौन से कॉम्पोजिशंस की बात कर रहे हैं सर? तो केमिकल कॉम्पोजिशंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल कॉम्पोजिशंस की बात कर रहे हैं। केमिकल कॉम्पोजिशंस अगर चेंज हो रहा है, केमिकल कंपोजिशंस अगर चेंज हो रहा है तो क्या समझेंगे कि यस सर ये केमिकल चेंज है। अब केमिकल कंपोजिशंस अगर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मतलब कि वो मेरा फिजिकल चेंज है। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊं कि एक पेपर मैंने क्या किया, एक पेपर को लिया। अब पेपर को जैसे मैं फाड़ दूं, पेपर को क्या करूं मैं? फाड़ दूं। अब पेपर को जब फाड़ दूंगा तो बताओ कि वो केमिकल चेंज हो गया? वो केमिकल चेंज हो गया? वेट, 1 मिनट। ओके, देखो बच्चा, तो ये हमारे पास पेपर है। ये हमारे पास क्या है? पेपर है। अगर मैं इस पेपर को अभी तो फाड़ के ही लाया हूँ, अगर मैं इस पेपर को बीच से क्या करूँ, ऐसे टीयर कर दूं, ठीक है? चलो 4 भाग में कर देते हैं, 4 हिस्सों में कर देते हैं। बताओ, अब जब ये पेपर पहले क्या था, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है? शेप और साइज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? शेप और साइज चेंज हुआ है। तो जरा बताना तो कि क्या ये मेरा केमिकल चेंज हो जाएगा? क्या मेरा केमिकल चेंज होएगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये केमिकल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि इसमें आपने तो पहली बात तो आपने कोई रिएक्शन किया है। पहली बात तो आपने रिएक्शन किया ही नहीं। तो इसमें किसके केमिकल कंपोजिशंस कहाँ से बदल गए? इसमें आपके केमिकल कंपोजिशंस कहाँ से बदल गए भाई? है ना? तो सिर्फ और सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई है? सर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। इसलिए ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। हाँ, बट अगर मैं इसी पेपर को जला दूं, क्या कर दूं बच्चा? इसी पेपर को अगर मैं जला देता हूं, तो अगर इस पेपर को मैं जला देता हूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? यस सर, उस केस में क्या होगा? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करेगा और बर्न करने के बाद एक सब्सटेंस फॉर्म करेगा ऐश, जिसको हम लोग राख भी बोलते हैं ना। तो उस केस में आपके केमिकल कॉम्पोजिशंस बदलेंगे। मतलब कि मैंने अभी इस पेपर को फाड़ा तो ये सोना थोड़ी बन गया, चांदी थोड़ी बन गया, राख थोड़ी बन गया, पेपर ही ना है। पेपर ही ना है तो केमिकल कंपोजिशंस में बदलाव ना आए, मतलब वो केमिकल चेंज नहीं है। बट अगर इसको जला दूं, इसको राख बना दूं, तो उस केस में ये
इसकी जो केमिकल कंपोजिशंस है वो बदल जाएगी, मतलब पेपर से क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। इसलिए उस चेंज को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर केमिकल चेंज है, इसका मतलब केमिकल कंपोजिशंस बदलने चाहिए। फॉर एग्जांपल केमिकल चेंज में क्या-क्या होना चाहिए, नया सब्सटेंस बनना चाहिए। राख जो बना है आपका नया सब्सटेंस है, क्या है बच्चा आपका, नया सब्सटेंस है। एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व, एनर्जी भी बदलना चाहिए। आप देखो फॉर एग्जांपल पहले क्या था, पेपर को जब मैंने हीट किया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, हीट रिलीज हुआ है ना। तो अब दूसरा है, देयर इज अ चेंज इन मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, मास में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। अब पेपर का जो पहले वेट था, पेपर का जो मान लो पहले वेट किया मैंने 4 ग्राम पेपर है, लेकिन एस का वेट ये नहीं होगा। जब इसको जलाने के बाद इसका वेट करेंगे तो हो सकता है कुछ कम हो जाए, तो उसमें भी चेंज आएगा। परमानेंट चेंज टेक्स प्लेस, परमानेंट चेंज होना चाहिए, यानी कि इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए। हम वापस से राख को पेपर नहीं बना सकते, वापस से राख को बच्चा कोई भी प्रोसेस करके पेपर नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर ये पेपर जैसे मैंने फाड़ा है, इसको टेप से चिपका दूं या फिर से इसको वापस से पल्प बना के पेपर बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजें केमिकल चेंज में होने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मेरा इसमें क्लास ही स्टार्ट नहीं हो रहा। वेट वेट, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। हम्म। चलो अब मेरे पास आ गया है शायद। बगल में विनय सर है क्या? हाँ बिल्कुल, बगल में विनय सर ही है। चलो ठीक है। तो ये, हाँ एक, ओके ठीक है। तो ये सारे के सारे केमिकल्स जो केमिकल चेंज में होने के चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहा है तो यस ये क्या है, मेरा केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, यस सर इसमें भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहे हैं, तो ये भी मेरा एग्जांपल है किस चीज का, केमिकल चेंज का। हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट को हीट करना, यस सर इसमें भी केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहे हैं, मतलब कि ये केमिकल चेंज है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, यस सर इसमें भी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहे हैं, मतलब कि मेरा क्या है, केमिकल चेंज है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का सड़ जाना, यस सर इसमें भी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है। तो ये सारे के सारे मेरे एग्जांपल है किस चीज के, केमिकल चेंज के एग्जांपल है। आई बात समझ में, क्लियर है बात? फटाफट कमेंट करके बता यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, कोई बैठ के आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अरे ओके, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव मतलब कि कौन सा चेंज बच्चा, मतलब कि केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपके ये ध्यान दो। कह रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो मेरा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, हमारे सुशांत कह रहे हैं नहीं आया समझ में सर। क्या नहीं आया समझ में, देखो बच्चा सिंपल सी बात में बताओ, सिंपल सी बात में बताओ कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज की बात करूं, वैसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो, वैसा चेंज जिसमें क्या हो बच्चा, न्यू सब्सटेंस बने, न्यू सब्सटेंस बने, उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। वैसा चेंज जिसमें क्या हो, केमिकल कंपोजिशंस बदल जाए, केमिकल कंपोजिशंस बदल जाए, वो भी क्या कहलाता है,
केमिकल चेंज कहलाता है। वैसा चेंज जो क्या हो, परमानेंट चेंज हो। कौन सा चेंज हो, परमानेंट चेंज हो, उसको भी क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे तुम ध्यान से समझना, जैसे कि मान लो, एक मिनट इसको थोड़ा कम कर दे पूरा। मान लो मैंने पेपर को फाड़ा, मैंने पेपर को क्या किया, फाड़ा, बट वो पेपर ही रहेगा, वो पेपर ही रहेगा। अच्छा सोना, सोना को पीट देते हैं, सोना को पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, गोल्ड को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन है तो सोना ही ना, कुछ हीरा तो नहीं बन गया, चांदी तो नहीं बन गया, उसके केमिकल कॉम्पोजिशंस में तो नहीं चेंज आया, है ना। लेकिन पेपर को अगर जला दे, पेपर को क्या कर दे, जला दे, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ऐश। न्यू सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म ऐश, राख। क्या फॉर्म होगा, राख। जो ये राख बना है, जो ये राख बना है वो क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है। अब क्या तुम राख को, ऐश को वापस से किसी भी प्रोसेस से पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हो गया। केमिकल कंपोजिशन बदल गए, यस सर। एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यस सर। तो ये सारे के सारे मेरे किसमें होते हैं, केमिकल चेंज में होते हैं। किसमें होते हैं, केमिकल चेंज में होते हैं। आई बात समझ में, बोलो बच्चा, बोलो सुशांत, आया समझ में। सर जी कोल और पेट्रोल, पेट्रोल वाला एग्जांपल दीजिए ना। अच्छा, कोल और पेट्रोल वाला, ठीक है। देखो कोल और पेट्रोल की बात करें, मान लो तुम्हारे पेट्रोल ही है, ठीक है। अब पेट्रोल को मैंने क्या किया, पेट्रोल को मैंने क्या किया, रिफाइन कर दिया, फिल्टर कर दिया, ठीक है, फिल्टर कर दिया, छन्नी से छान दिया। रहेगा तो पेट्रोल ही ना, रहेगा तो पेट्रोल ही ना, लेकिन उसको जला दे, उसको क्या कर दे, जला दे, तो कार्बन में चेंज हो जाएगा, होगा ना। कंबस्ट कर दे, तो कंबशन के प्रोसेस में क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, उसके केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ जाएगा। मतलब वो कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो ये बात तुम ध्यान रखना, ये बात क्या रखना, ध्यान में रखना कि केमिकल चेंज में क्या क्या होने चाहिए, नए सब्सटेंस बनने चाहिए, केमिकल कंपोजिशन चेंज होने चाहिए, और वो परमानेंट चेंज होना चाहिए। इसको इरिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं। मैंने पेपर को फाड़ा था ना, उसको पल्प में कन्वर्ट करके वापस मैं पेपर बना सकता हूँ, प्रोसेस करके मैं वापस से पेपर बना सकता हूँ। बट अगर उसको जला दूं तो उसको वापस से पेपर हम नहीं बना सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, अब देखो मेरा कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि सबसे पहले तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, आयरन ऑक्साइड। क्या, आयरन ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। दूसरा, ये चेंज जो है परमानेंट चेंज है, यानी कि द आर्टिकल हैज गॉट अ रस्ट लेयर व्हिच हैज ओनली अ पील ऑफ। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो कोई आयरन तुम्हारा रस्ट हुआ है, तो कहते हैं कि सर आयरन को सैंड पेपर से रब कर दे, आयरन को सैंड पेपर से क्या कर दे, रब कर दे, तो वापस से चमक जाता है, तो वापस से तो आयरन मिल गया। सर ये केमिकल चेंज कैसे, अरे भाई, अरे भाई तुम क्या करो कि आयरन, आयरन जब रस्ट होता है ना, तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। आयरन ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। अब तुम क्या करते हो, तुम क्या, ये आयरन को रस्ट होके, आयरन रस्ट होके ही मेरा इसके ऊपर क्या चढ़ता है, आयरन का ऑक्साइड का लेयर चढ़ता है। अब तुम सैंड पेपर से इस ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करते हो, तो आयरन की तो विद्युत छोटी होगी ना, बोलो, चौड़ाई छोटी होगी ना, कम हो गई ना। अब ये प्रोसेस अगर बार बार रिपीट होते रहे, तो एक ऐसा समय आएगा जब आयरन को तुम घिसते खत्म कर दोगे, समझे ना। तो आयरन ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। आयरन ऑक्साइड जो हो रहा है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो बन रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ये परमानेंट चेंज है, वापस से उसको आयरन बना नहीं सकते हैं, वापस से उसको आयरन हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, जो भी दिक्कत हो पूछ लेना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर क्वेश्चन दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत चीज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देयर इज एन इंक्रीज इन मास व्हेन रस्ट फॉर्म्स, जब रस्ट बनता है तो मास में इंक्रीजमेंट हो जाता है। एन एनर्जी चेंज हैज टेकन प्लेस व्हिच मे नॉट बी विजिबल, एक एनर्जी भी इसमें भी बदलाव आती है जो हमें दिखती नहीं है। उसके बाद केमिकल चेंज आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। केमिकल चेंज जो है आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो सर इससे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं बता दूं इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछेगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए केमिकल चेंज, इज बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए केमिकल चेंज, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो मेरा केमिकल चेंज होता है, इसको क्या कीजिए आप एक्सप्लेन कीजिए।
क्या कीजिए आप एक्सप्लेन कीजिए। तो सिंपल सी बात है, सर सोचेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या हो रहा है, वाटर को हम लोग बॉयल कर रहे हैं। ओके सर, 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। हाँ सर, चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है। अब चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, हाँ चेंज हुआ है इसका मतलब केमिकल चेंज है। इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज है। ना भूलना ना, ऐसा मत करना। ये वाटर किस फॉर्म में है, ये वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। जब ये वाटर को हीट कर रहे हो, जब वाटर को क्या कर रहे हो तुम, हीट कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो, तो ये वाटर वेपर में बदल रहा है। लेकिन जब वेपर में बदल रहा है तभी तो ये वाटर ही है, तभी तो ये क्या है, वाटर ही है। क्या है, किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। वाटर ही है बट किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोलो बोलो बोलो, है ना। तो भले ही वाटर को हीट कर रहे हैं, वो मेरा वेपर फॉर्म में बदल रहा है, लेकिन है तो वाटर ही, है तो वाटर ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, नो, क्या लिखेंगे, नो बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज नॉट ए केमिकल चेंज। अब बताओ तो क्या जरा, ये परमानेंट चेंज होगा क्या, ये परमानेंट चेंज होगा नहीं सर। अगर हम वाटर वेपर को ठंडा कर दे, वाटर वेपर को क्या कर दे, ठंडा कर दे, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो ये तो परमानेंट चेंज हुआ नहीं सर। वाटर को हीट कर रहे हैं, कर रहा है, वाटर ही रहा है, केमिकल कंपोजिशन से भी बदलाव नहीं है। तो किसी भी एंगल से मेरा क्या है, ये आपका केमिकल चेंज लग रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, केमिकल चेंज बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज नॉट अ केमिकल चेंज बिकॉज, बिकॉज क्या लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन, नो चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप लिख दोगे, लिख दोगे ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फिजिकल चेंज, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट बच्चा, आगे पढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है सर। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, चलो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। ओके, आपको बोर्ड विजिबल है ना, एक बार बता दो कमेंट करके, बोर्ड विजिबल है ना। चलो, अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, अरे रौनक कह रहे हैं गुरु वो दीपक है जो अंधेरे में रोशनी लाते हैं, ज्ञान का रास्ता दिखाकर जिंदगी सजाते हैं। शब्द कम है गुरु की महिमा बताने को, वो तो भगवान है धरती पर ज्ञान सिखाने को आते हैं। क्या बात है, किताबें तो सब पढ़ा देते हैं, पर जो जीवन सिखा दे वो गुरु कहलाते हैं। गुरु के बिना शिक्षा अधूरी है, उनकी छाव में ही जिंदगी पूरी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रौनक, दिल खुश कर दिए भाई, दिल खुश कर दिए। सर ब्लर दिख रहा है, ZNO से क्या बनता है, बताता हूँ, सब बताऊंगा भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब बताऊंगा, ध्यान से देखो बच्चा। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब ये क्या होता है, अरे बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या, ठीक तो दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर दो तो। मुझे तो ठीक दिख रहा है ब्लर, आप लोग को ब्लर दिख रहा है क्या, मुझे तो ठीक दिख रहा है। A chemical reaction which is accompanied by evolution of heat energy is known as exothermic reaction। क्या डिफिनेशन पे मत जाओ, डिफिनेशन पे मत जाओ, मजा नहीं आएगा सर, मजा नहीं आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, देखो बच्चे, एक्सो मतलब होता है एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब एंट्री, एंडो मतलब एंट्री और थर्मिक मतलब हीट।
ठीक है, यानी कि एक्सो का मतलब एग्जिट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक का मतलब एग्जिट ऑफ हीट। हीट अगर आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, हीट आपका एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, दैट मींस दैट दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट जो है आपके एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट क्या हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे सर एग्जांपल बता दो, मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, हम मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग लेते हैं, मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखते हैं। देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, पता है वो क्या होगा, मेरा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, हीट को क्या करता है, रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। सर जलाने के लिए तो हमने हीट प्रोवाइड किया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए हीट भी तो प्रोवाइड किए हैं, तब तो एंडोथर्मिक भी होना चाहिए, तब तो एंडोथर्मिक होना चाहिए ना। जितना अमाउंट में हम लोग हीट प्रोवाइड नहीं करते, उतना अमाउंट में वो एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज करता है, मींस दैट वो कौन सा रिएक्शन है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आई बात समझ में, शॉर्टकट, एक्सो, एक्सो एग्जिट, थर्मिक हीट, एग्जिट ऑफ हीट एक्सोथर्मिक, और एंडो मतलब एंट्री, एंट्री ऑफ हीट मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात क्या करना, याद रखना। ठीक है, एक मिनट भाई। ओके ओके ओके, इसे मैं रिमूव करता हूँ। चलो ठीक है, कोई ऐसा हमारे कौन कह रहे हैं, युवराज कह रहे हैं कोई ऐसा एग्जांपल तो सर जो बोथ हो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना बच्चा, वो दोनों होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, दोनों के दोनों रिएक्शन होते हैं। कहने का मतलब वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज भी करता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ, दोनों के धन्यवाद। एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर ले, एंट्री ऑफ हीट हो रही है, तो एंडोथर्मिक। और हीट को क्या करता है, वो रिलीज भी करता है, मतलब दैट वो क्या होगा, मींस दैट वो एक्सोथर्मिक होगा। सर वेटिंग रूम को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी बच्चा जब आए तो हम लोग के कंफर्मेशन भी ना होना है। ओके, एक मिनट। ओके चलिए, ठीक है बच्चा, आया बात समझ में, वही यहाँ लिखा हुआ है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे सी प्लस O2, कार्बन प्लस O2 क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाई क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस इसके साथ जो रिलीज होती है वो क्या होती है, हीट। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है 399.5 किलो जूल। इतनी हीट जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो रिलीज हो रहा है, एग्जिट ऑफ हीट हो रहा है, एग्जिट ऑफ हीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देन अगर बात करूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, NH3 अमोनिया। अब देखो ये उसके साथ क्या रिलीज होता है, हीट।
क्या रिलीज होता है, हीट होता है, जो कि 92.3 किलो जूल का होता है। तो इसमें भी एग्जिट ऑफ हीट हो रहा है, हीट का एग्जिट हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल है मेरा किस चीज का, ये भी मेरा एग्जांपल है किस चीज का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज रिटन अलोंग द प्रोडक्ट्स, दिस इंडिकेट दैट हीट इज गिवन आउट। जो मेरा कितना अमाउंट मेरा हीट जो है वो रिलीज हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं किसमें, किलो जूल में, ताकि ये पता चल सके, ये इंडिकेट कर सके कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एंडोथर्मिक मैंने बता दिया कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, एटमॉस्फेयर से हीट, सराउंडिंग से हीट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ये गैस है। इस केस में क्या होता है कि 180.5 किलो जूल जो एनर्जी होती है ना वो एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है, हीट जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा कि ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है सर, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, हाँ वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनता है सर, बैलेंस, सर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन बैलेंस, हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। बैलेंसिंग जो है इस चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट कड़ी है जिससे जिससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ना कि तो सवाल ही नहीं है, और किस टाइप से पूछते हैं ये भी आपको बताऊंगा, किस टाइप से पूछते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो जो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज रिटन लॉन्ग विथ द रिएक्शन, दिस इंडिकेट्स दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग रिएक्शन के साथ लिखते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आई बात समझ में, यहां तक आपको बात क्लियर है, यहां तक आपको बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, एक्स, हाँ हाँ, केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज हो गया, अब केमिकल फॉर्मूलाज देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बच्चा, केमिकल फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब ध्यान दो बच्चा, केमिकल फॉर्मूला क्या कह रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक, ये तो लिखी बात है, मैं समझाता हूं एक्चुअली में केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को, आपके केमिकल रिएक्शन को, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखती हूँ वर्ड फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ribbon is burned in the presence of air to form magnesium oxide and releases heat energy, releases heat energy। तो ये मैंने लिखा वर्ड फॉर्मेट में, ये क्या है मेरा सर, केमिकल रिएक्शन है, सर केमिकल रिएक्शन है, क्या है सर, केमिकल रिएक्शन है। लिखे कैसे, तो वर्ड फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में लिखे सर, वर्ड फॉर्मेट में लिखे। तो ये वर्ड फॉर्मेट को, इसको बच्चा, इसी वर्ड फॉर्मेट को, एक केमिकल रिएक्शन को आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना, किसमें लिखना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना, क्या कहलाता है मेरा, क्या कहलाता है मेरा, ये कहलाता है ये कहलाता है मेरा केमिकल फॉर्मूला, क्या कहलाता है, केमिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्रैश, सर क्वेश्चन भी तो बिल्कुल दूंगा भाई, बिल्कुल दूंगा, वेट तो करो। देखो टॉपिक पढ़ा लूंगा तभी तो क्वेश्चन दूंगा ना, ऐसे एक चीज पढ़ाया एक चीज क्वेश्चन दिया, एक चीज पढ़ाया एक चीज क्वेश्चन दिया, मजा नहीं आएगा, वैसे मजा नहीं आएगा। दो तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा, दो तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके साथ क्या कराऊंगा, एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर देखो कितना मजा आता है। फिर आंसर मैं नहीं, तुम्हें बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा, वो टॉपिक से ही क्वेश्चन दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है युवराज, रौनक, ठीक है। चलो ओके, टेंशन मना लो, क्वेश्चन जरूर कराऊंगा भाई। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, फॉर्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H2। वाटर का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2 होता है। इट शोज दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वाटर है, जो मेरा क्या है वाटर, वो किससे बना है? वो उसके मॉलिक्यूल्स जो किससे बने? उसके एक मॉलिक्यूल्स में वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है। ये दिखाता है कि जो मेरा वाटर है वो 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। जो मेरा वाटर है, जो मेरा क्या है वाटर है, वो 2 हाइड्रोजन एटम से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बताता हूँ। वो 2 हाइड्रोजन एटम से H और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। तो अब देखो मतलब कि वैसा फॉर्मूला जो सब्सटेंस को किसमें उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखे जिसमें क्या हो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हो वो प्रेजेंट हो हमारे एक मॉलिक्यूल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें ये क्या होता है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये क्या होता है मेरा बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब देखो ध्यान से सोचो सर दिमाग लगा रहे हैं सर दिमाग लगा रहे हैं ये किन किन एटम से बन मिला है सर हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे बिल्कुल दिख रहा है सर हाइड्रोजन दिख रहा है हाइड्रोजन दिख रहा है सर मुझे सल्फर भी दिख रहा है यस सर मुझे सल्फर दिख रहा है मुझे सल्फर भी दिख रहा है सर मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है यस सर मुझे ऑक्सीजन भी दिख रहा है सर मुझे ऑक्सीजन भी दिख रहा है ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं भाई ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं है ना अब ध्यान दो हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो कितने मेरा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितने हाइड्रोजन के एटम से मिलकर सर दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है सल्फर के कितने एटम है सर सल्फर के सिर्फ एक ही एटम है सर ऑक्सीजन कितने भाई साहब ऑक्सीजन क्या है 4 है सर 1 2 3 4 बउआ बने होशियार 1 2 3 4 बउआ बने होशियार ओ क्या बात है सर तो ये समझ में आया कि हम लोग केमिकल ध्यान से देखो केमिकल फॉर्मूला वर्ड इक्वेशन को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखने को केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं जिसमें कितने नंबर ऑफ मेरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको इसमें बताई जाती है आई बात समझ में आगे बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में representation of a chemical change in terms of symbols and formulas of the reactants and products is known as chemical equation of the reaction मैंने अभी यहाँ बताया कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने एग्जांपल लिया था क्या कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस यानी एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हीट को रिलीज करता है तो ये वर्ड फॉर्मेट में हुआ किस फॉर्मेट में हुआ बच्चा वर्ड फॉर्मेट में हुआ अब सर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख के बता दीजिए तो मैं जानता हूं सर मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहा है डेल्टा का साइन होता है दिस रिप्रेजेंट्स दैट हीट ये बना रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस में क्या रिलीज कर रहा है हीट रिलीज कर रहा है क्या रिलीज कर रहा है हीट रिलीज कर रहा है तो मैंने इस वर्ड फॉर्मेट को किसमें लिख दिया इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन इसे ही क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं यही लिखा है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला किस टर्म में सिंबल्स और फॉर्मूलाज के फॉर्म में ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नहीं आर्यन मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं इसी को क्या बोलते हैं बच्चा केमिकल इक्वेशन बोलते हैं उस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन बोलते हैं आई बात समझ में अब देखो बच्चा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की तो बात किए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताना है तुम्हें वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन why we rub magnesium ribbon with sandpaper with sandpaper before burning जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से उसको क्यों घिसा जाता है इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर कमेंट करके बताओ आर्यन रौनक जल्दी बताओ
फटाफट से इसका आंसर तुम कमेंट करके बताओ जल्दी। मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब किया जाता है सैंड पेपर से उसको जलाने से पहले, उसको जलाने से पहले। ओके, ताकि वो उसमें चमक आ जाए। बट बेवकूफ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चमक आने के लिए उसको रब नहीं किया जाता। गलत बात, गलत जवाब। नेक्स्ट और आर्यन, सुशांत कह रहे क्योंकि जल्दी वो रिएक्ट करे। ऐसा नहीं। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आया। ये भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तब तो आप फंस गए भाई, तब तो आप फंस गए। देखो भाई, देखो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन जो है, देखो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब इसलिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ले लेता हूं मैं एक मैग्नीशियम रिबन। ओके, मैं यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको कर देते हैं फुल, इसको कर देते हैं फुल। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेरा मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो कि जब इसको बर्न किया जाता है, जलाने से पहले इसको रब किया जाता है सैंड पेपर से। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अभी बताया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी बताया मैंने कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है, ये लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो हमें मैग्नीशियम को जलाना है, हमें मैग्नीशियम मेटल को जलाना है, ना कि उसके ऑक्साइड को, ना कि उसके ऑक्साइड को। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, मिनट, ओके, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए इसको सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाए और मेरा मैग्नीशियम रिबन अच्छे से बर्न हो, अच्छे से बर्न हो। ना तो उसमें चमक लाने के लिए बर्न करते हैं और ना तो वो जल्दी रिएक्ट करे इसलिए बर्न करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसका आंसर हम किस टाइप से लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन, magnesium ribbon is rubbed with sandpaper, is rubbed with sandpaper before burning it, before burning it, जलाने से पहले उसको रब इसलिए कहता है because the layer of, because to remove the, because to remove the layer of magnesium, magnesium oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है उस पर क्या हो जाए, रिमूव। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है उसके ऊपर से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, अब आई समझ में। ओ वेरी गुड युवराज, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे युवराज, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, बर्न हो सके, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मार्क कर लो भाई। हो सकता है नहीं आएगा ही आएगा, हो सकता है नहीं आएगा ही आएगा। अच्छा बताओ, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हैं, क्या बताओ वो डीएसएलआर को फॉलो कर रहे हैं, वो डीएसएलआर को फॉलो कर रहे हैं, याद है डीएसएलआर की भूल गए, याद है डीएसएलआर की भूल गए, बोलो तो,
बोलो तो जल्दी। याद है डीएसएलआर की, भूल गए? बोलो तो। याद है डीएसएलआर, बीसू सर के लोकल रूल्स, उनको फॉलो करके ही क्लास कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया? केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। वर्ड फॉर्मेट को किसमें लिखना? किसमें लिखना? वर्ड फॉर्मेट को किसमें लिखना? उसके फॉर्मूला में। अब तुम्हें बताना, अब तुम्हें बताना है एक क्वेश्चन का जवाब, तुम्हें बताना है एक क्वेश्चन का जवाब। जैसे क्वेश्चन दिया है, राइट द इक्वेशन इन द वर्ड फॉर्मेट। आखिर रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, रिप्रेजेंट द chemical reaction in the chemical equation. Okay, when zinc metal react with sulfuric acid, it form zinc sulfate and hydrogen and evolve hydrogen gas, चलो इसको तुम्हें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चा आपको? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। चलो देखते हैं किसका सबसे पहले कमेंट आता है। फटाफट से इसका आंसर लिख के बताओ, फटाफट से इसका आंसर लिख के बताओ। दिसु सर का लोकल रूल, यस सर याद है बिल्कुल। तो सब कॉपी कलम लेकर बैठे हो? सब कोई कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, है ना? और साथ ही साथ डेस्क पे बैठे हो, ये बता दो। चलो इसका आंसर बताओ। इस आपको वर्ड फॉर्मेट, इस केमिकल रिएक्शन को आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। चलो जल्दी देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है। फटाफट फटाफट बताओ। चलो रौनक, यश, जल्दी बताओ। युवराज का कमेंट आ गया, Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 प्लस H2। क्या बात है रौनक, वेरी गुड वेरी गुड। इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? Zn जिंक मेटल है, जिंक मेटल है, इसको लिखिए Zn के फॉर्म में, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4। अब प्लस में क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस H2, है ना? बिल्कुल सही युवराज, बहुत अच्छी युवराज, वेरी गुड वेरी गुड। युवराज यदुवंशी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छी युवराज, वेरी गुड। ये कौन है? चलो विनय सर आ रहे थे क्लास में, उनको एडमिट दिया। ठीक है, तो ये बात आई समझ में आपको? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो एग्जाम में लिख दोगे ना, लिख दोगे एग्जाम में? इस टाइप से आप उस जो पिछले टॉपिक मैंने पढ़ा है उस टाइप का उस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो यहाँ देखो, उसके बाद है स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के कौन कौन से स्टेप्स हैं? केमिकल इक्वेशन को लिखने के कौन कौन से मेरे क्या है स्टेप्स है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, राइटिंग स्केलेटल इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखो आप? स्केलेटल इक्वेशन लिखो। सबसे उनको इंफॉर्मेटिव बनाना है, इंफॉर्मेटिव बनाना भी क्या होता है? जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले लिख लो राइटिंग स्केलेटल फॉर्म। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? वर्ड फॉर्मेट, सीधी बात, वर्ड इक्वेशन, इसको वर्ड इक्वेशन ही बोलते हैं। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them. The arrow may be read as to L or to form or to give and shows the direction of the reaction. देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले है कि आप क्या कर लो,
आप क्या कर लो कि मेरा जो रिएक्शन है उसको वर्ड फॉर्मेट में लिख लो, रिएक्टेंट इस साइड, रिएक्टेंट तुम्हारा क्या होगा, रिएक्टेंट तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा वो राइट हैंड साइड होगा और बीच में आपको एरो दिया जाना देना जरूरी है। बीच में आपको एरो देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एरो ही आपको बताता है कि मेरा जो क्या हुआ है, रिएक्शन हो चुका है, रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन होके मेरा प्रोडक्ट बना है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और साथ ही साथ ये जो मेरा एरो है वो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को भी बताता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को भी बताता है। ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप है। दूसरा, the reactants are placed on the left hand side, right, the left hand side of the arrow and the product on the right hand side. The different reactants as well as products are connected by a plus sign. A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical states symbolically, and it is a balanced account of a chemical transfer. ठीक है, ये जो लिखा है वो तो पता चल गया। सबसे पहले हमने क्या किया सर, सबसे पहले हमने क्या किया कि केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, उसके बीच में मैंने एरो दे दिया, उसके बीच में मैंने क्या दे दिया भाई, एरो दे दिया। अब क्या करना है कि जब भी तुम रिएक्टेंट साइड में लिखते हो, जो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड होता है, रिएक्टेंट साइड जो कि मेरा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है, उसमें जो आपके रिएक्टेंट्स है, जो आपके क्या है, रिएक्टेंट्स है, उनके बीच में आपको एक प्लस का सिंबल लगाना है। क्यों लगाना है सर, ताकि ये बताए कि वो दोनों के दोनों मेरे आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन, दोनों के दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। इसलिए आपको क्या लगाना होता है, एक प्लस का साइन लगाना होता है। ओके सर। उसके बाद है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो मेरा प्रोडक्ट साइड है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अगर एक प्रोडक्ट है तो कुछ नहीं, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो तब भी आपको उनके बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ताकि वो ये शो करे कि इतने प्रोडक्ट्स मेरे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, नाउ स्टेप 2, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और साथ ही साथ सॉरी, एक चीज बताना मैं इसमें भूल गया कि स्टेप 1 में आपको ये भी लिखना है, रिएक्टेंट साइड में जो मेरे रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट साइड में जो मेरे प्रोडक्ट्स है, उनके फिजिकल स्टेट्स कि वो किस स्टेट में है, अब किस स्टेट में है वो। फिजिकल स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे मेरे, फिजिकल में आपका प्रेसिपिटेट हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, गैसियस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, गैस इवॉल्व हो रहा है, उनके सारे फिजिकल स्टेट के बारे में आपको लिखना है। घबराओ मत, मैं फिजिकल स्टेट और उनके सिंबल्स बता देता हूँ। दूसरा है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है मेरा, लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेप 2। ओके, हियर इज द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। सर बात क्यों बैलेंस करना है, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कर रहा बैलेंस, मैं नहीं कर रहा बैलेंस, क्या रीजन है। देखो बच्चा, बैलेंस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ हाँ, यशराज, यशराज, युवराज मैंने कहा बोला, वो एक ऊपर आया था शायद उसको। ठीक है, वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो। तो बस ये लास्ट बताएंगे, उसके बाद आपको बैलेंसिंग कल सिखाते हैं स्टेप, क्योंकि सर का क्लास का टाइम हो गया है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में सेकंड स्टेप क्या है, एन इक्वेशन इज व्हिच नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इज इक्वल टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे पहले क्या होता है कि जो मेरे नंबर ऑफ एटम्स जो मेरा रिएक्टेंट साइड है वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, वो बराबर होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। एटम्स जो प्रेजेंट है हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट में। क्यों सर जरूरी है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसकी वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, ताकि हमें पता है कि एक मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही तो क्या क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तो क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय। ठीक है, a chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side। दोनों साइड मेरे नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसके बाद इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। इक्वेशन जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। whenever H2O is present on any side, अगर मेरा H2O वाटर जो है वो किसी साइड क्या है, प्रेजेंट है,
तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड शुड बी एन इवन नंबर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होने चाहिए दोनों साइड मेरे क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, वाटर मेरे कितने होते हैं, 2 एटम्स होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। इफ देयर आर 4H2O, अगर मेरा क्या है 4H2O, देन 4 into 2 8 हाइड्रोजन एटम्स, क्या हो जाएगा आपका 8 हाइड्रोजन एटम्स। इफ देयर आर 7H2O, देन 7 into 2 14 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। ऑल आर इवन नंबर, सारे के सारे मेरे जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। आई बात समझ में, ठीक है। इसकी वजह से हमेशा इक्वेशन जो होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सके, फॉलो कर सके, ठीक है। अब मान लो कि H2O है, जैसे मेरा रिएक्टेंट साइड में H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। अब प्रोडक्ट साइड में अगर H2O ना लिख के प्रोडक्ट साइड में H3O लिख दे, क्या लिख दे, H3O लिख दे, क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं, क्या इसमें चेंज कर सकते हैं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑक्सीजन का इधर 2 लिख सकते हैं, इधर 1 लिख सकते हैं, उसके मास को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सर ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपको जो डाउट वो कल की क्लास में करेंगे। मेरे सुशांत का एसके का मैसेज है, सुशांत कह रहा है कि सर डिफरेंस बिटवीन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपके कल के क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो चलो, ओके भाई, ठीक है। तो बाकी की जो टॉपिक है वो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।